वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स क्लास हमने खत्म कर ली है, बिजनेस स्टडीज पे आज हम आ गए हैं। फाइनेंशियल मार्केट, सबका दर्द, सबका खौफ। अरे भैया फाइनेंशियल मार्केट नहीं समझ आता, रट के चले जाओ, बस घबराने की बात नहीं है। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हमने मनी मार्केट सबसे पहले किया था। कमर्शियल बिल क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा डिस्काउंटेड बिल्स क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, हमने लास्ट क्लास में सारा खत्म कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार देख लेता हूं वॉइस आ रही है। आज हम कैपिटल मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको पूरा का पूरा बाइफर्केशन बता देता हूं। पहले तो माय नेम इज गोकुल छाबड़ा, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। यार यहाँ पे हम लर्न करो ऑनलाइन क्लासेस में ए टू जेड सारा का सारा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंटेंसी कवर कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। जनवरी के अंदर अंदर हमारा सारा सिलेबस खत्म हो रहा होगा। आज सुबह क्लास है, शाम को भी क्लास हो रही होगी। किसकी क्लास होगी भैया शाम को? अगेन यू विल बी हैविंग अ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडीज, शाम को भी हो रही होगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, फाइनेंशियल मार्केट कैसे डिवाइड होती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। एक बार बस वॉइस चेक कर लेते हैं, क्या वॉइस ऑडिबल है, क्या क्रिस्टल क्लियर है, चेक करके स्टार्ट हम करने वाले हैं सेशन हमारा। यस आपको ये पूरा मार्केट, यस जी स्टार्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल चंगा है। फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से कंप्राइज करती है। मनी मार्केट के हमने बारे में पढ़ा था, वो मनी इंस्ट्रूमेंट्स जो मैच्योर हो जाते हैं इन लेस देन 1 ईयर। इन लेस देन 1 ईयर के अंदर जो मैच्योर हो जाते हैं, और वो नॉर्मली 1 ईयर के अंदर जब मैच्योर होते हैं तो उसी लेवल पे ट्रेड किए जाते हैं, उसी लेवल पे ट्रेड किए जाते हैं। मनी मार्केट के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, कमर्शियल पेपर, फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल बिल क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। ये सारा का सारा हम डिटेल में डिस्कशन करके आ चुके हैं। ये जो मेरे कहने का मतलब है, ये जो पूरा पोर्शन है वी हैड ऑलरेडी कवर्ड ए टू जेड। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हमने पूरा पूरा कवर कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल मार्केट। आज हम कैपिटल मार्केट करने वाले हैं, और प्राइमरीली हम देखो क्या कोइंसिडेंस है, प्राइमरी मार्केट ही करने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जिनका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है मैच्योरिटी का, मनी मार्केट का लेस देन 1 ईयर, तो ऑब्वियसली 1 ईयर से ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके दो बाइफर्केशन होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के दो बाइफर्केशन है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के दो कंपोनेंट्स है, डेट एंड इक्विटी। सिमिलरली सेकेंडरी मार्केट के भी दो कंपोनेंट्स है, डेट एंड इक्विटी। सेकेंडरी मार्केट हम पढ़ेंगे इसके बाद। पहली बात तो भैया प्राइमरी मार्केट में समझना ही बहुत ज्यादा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा, यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कर लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये कर लिया यार, थोड़ा सा फैक्ट तुम्हें समझ के चलना पड़ेगा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको तुम ध्यान से समझना। बेसिकली ये बात करने वाला है कंपनीज पैसे कैसे उठाती हैं। मनी मार्केट में नॉर्मल बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हमने बात करी थी, रिटेलर गया होलसेलर के पास, बायर गया सेलर के पास, उन्होंने आपस में बिल एक्सचेंज कर लिए, उन्होंने प्रोमिसरी नोट, अनसिक्योर्ड कोलेटरल फ्री प्रोमिसरी नोट आपस में एक्सचेंज किया, प्रॉमिस कर दिया देने के लिए, आफ्टर ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम देने लग गया। उनकी मैच्योरिटी पीरियड किसी की 91 डेज होती है, किसी की 25,000 के मल्टीपल में वो इशू होते हैं। तो ये सब हम मनी मार्केट में पढ़ के आ चुके हैं। बट कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें फिगर्स कम है लर्न करने को, पर समझने को थोड़ा सा ज्यादा है। और आपको आई एम श्योर स्टॉक मार्केट में जिसका इंटरेस्ट नहीं है हो जाएगा, ट्रेडिंग कैसे होती है हो जाएगा, फाइनेंस कैसे उठाती है कंपनी। भैया तुम अपना स्टार्टअप खोलोगे इन फ्यूचर, तुम अपने स्टार्टअप को एज अ कंपनी, एज अ बिग कंपनी ग्रो कर ही नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप। तो वो कैसे होता है, तुम पब्लिक से पैसा कैसे उठा सकते हो। क्राउड फंडिंग एक वर्ड होता है, जैसे होता है ना क्राउड वर्क। जैसे जब तुम कॉमेडी देखते हो, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें होता है एक चीज क्राउड वर्क। क्राउड वर्क मतलब लोगों का मजाक उड़ाना, उनसे बात करके, हाँ जी मैडम आप कहां से हो, अच्छा दिल्ली से हो आप, अरे मैं भी दिल्ली से हूं। तो ये क्या है, ये क्राउड वर्क। कॉमेडी के सेगमेंट में, कॉमेडी जॉनर में, कॉमेडी प्रोफेशन में इसको बोलते हैं क्राउड वर्क। इसमें बोलते हैं क्राउड फंडिंग, कि तुम पब्लिक से कैसा पैसे उठा रहे हो, अपने नोन से कैसा पैसे उठा रहे हो। अगर वो अनऑफिशियली उठा रहे हो तो भैया इन मार्केट्स का कोई रोल नहीं है।
बट ऑफिशियली उठा रहे हो, गवर्नमेंट की निगरानी में उठा रहे हो, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उठा रहे हो, भैया कैपिटल मार्केट का बहुत मेजर रोल है। और आज हम कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा। ये पूरा चीज आज हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। सर कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ना पहले हम स्टार्ट करते हैं। द टर्म कैपिटल मार्केट इट रेफर्स टू फैसिलिटेट्स एंड it means it refers to the market which facilitates, इसमें होना चाहिए it refers to the market which facilitates an institutional arrangements through which long term funds both debt and equity are raised and invested। सॉरी, एक बार दोबारा करते हैं। द टर्म कैपिटल मार्केट ये वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, मैं फैसिलिटेट पढ़ रहा था, माय फॉल्ट है जी, मान दिया। ये फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है। अरे कुछ नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए तो 7-8 अच्छे अच्छे वर्ड समझ लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, फंड रेजिंग, फैसिलिटीज, इंप्रूवमेंट इन फैसिलिटीज, ये सारा का सारा क्या है? मार्केट, मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेटिव फंक्शन, ये सारा का सारा अगर तुमने इस चैप्टर में कर लिया तो तुम्हें बेनिफिट होगा। हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब भैया उसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, और वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट गवर्न करती है। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज, तुम बोल सकते हो गवर्नमेंट बॉडी गवर्न करती है, गवर्नमेंट बॉडी गवर्न करती है। कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, वो इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिसमें सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, और कंपनीज जिनको पैसा उठाना है। तुम्हें याद है वो ग्राफ जो हमने पढ़ा था कि एक जो कंज्यूमर है उसके पास पैसा ज्यादा है, वो सेवर है, उसके पास दो तरीके हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या किसी ना किसी पर्पस के लिए डालने के लिए। या तो वो बैंक के पास चला जाएगा, वो एफडी बनवा लेगा, बैंक आगे फर्म्स को दे देगा, या वो सीधा फर्म्स को दे सकता है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये वो वाली बात ही हो रही है, ये सीधा बैंक्स को, ये सीधा फर्म्स को दे सकता है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इस केस में कैपिटल मार्केट वो जगह है जहां पे बायर्स और सेलर्स मीट कर रहे हैं, जहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं थ्रू विच, जहां पे लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी रेस किए जाते हैं और इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब इसमें रेस कौन करता है? रेस कर रही है कंपनी और कुछ बोल सकते हो बिजनेस फर्म। इसमें रेस कर रही है कंपनी और बिजनेस फर्म। इन्वेस्ट कौन कर रहा है? वही हाउसहोल्ड्स अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउसहोल्ड्स सेव। और रेस कौन कर रहा है? कंपनी को चाहिए ना, रेस कोई हाउसहोल्ड होना करता है। तुम ये थोड़ा बोलते हो मेरे को अपना घर चलाना है, पैसे दे दो, कंपनी बोलती है हमें अपनी कंपनी चलानी है, पैसे दे दो। तो इस केस में रेस कर रही है कंपनी और हाउसहोल्ड कर रहे हैं इन्वेस्ट, राइट। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। जितने भी हमारे कैपिटल मार्केट्स है उसके मेन एलिमेंट्स ये 3 बॉडीज है। इन 3 बॉडीज को आपको करना है, कमर्शियल बैंक्स है, डेवलपमेंट बैंक्स है एंड स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है दैट द कैपिटल मार्केट शुड बी एफिशिएंट। कैपिटल मार्केट का मेन रोल या मेन प्रीमिस, मेन बेस व्हाई इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो तभी फॉर्मुलेट होगा, तभी एफिशिएंट कहलाया जाएगा when the information it delivers is accurate। ध्यान रखना, the information that it delivers minimize the cost and allocate capital most productively। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। आइडियल सिचुएशन तब होगा जब कैपिटल मार्केट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उससे हमें 2 फायदे हो। पहली बात तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो वो कम हो जाए, और जो हमारा कैपिटल हो वो सही जगह एलोकेट हो जाए। मार्केट का रोल हमने पढ़ रखा है, या इंस्टीट्यूशनल। देखो यार, मार्केट और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एक बात ही तुम मान सकते हो। इसका मतलब ये है हमें किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट में हमें ऐसी सर्विसेज, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है जिसकी वजह से हमारा एफर्ट कम लग रहा है। मैंने आपसे बात करी थी कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, कॉस्ट का मतलब कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, कितना एफर्ट स्पेंड हो रहा है। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है परचेज एंड सेलिंग में, अगर मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल होनी चाहिए, मेरी लिक्विडिटी बहुत हाई होनी चाहिए, मेरी मर्जी है मैं जब चाहे इन्वेस्ट करूं, मैं मेरी मर्जी है मैं जब चाहे वो पैसा निकाल लूं। मेरी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, जो फीस चार्ज हो रही है, जो मेरे को मेहनत लग रही है, जो मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो कम से कम हो। एंड फाइनली जो मेरा कैपिटल हो वो सही जगह जाए। सही जगह जाने के साथ साथ यार, सही जगह तो चला गया, सही कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, पता लगा भैया कंपनी 10 साल बाद कहती है भैया हम तो तेरे पैसे के साथ खेल लेंगे। तो सही जगह के साथ साथ सही यूज भी होना उसका चाहिए। सही यूज को ही हम बोलते हैं कि प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए। सही यूज को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए।
ठीक है जी, ये बात तुम्हें अभी तक समझ आ गई होगी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, आइडियल कैसे हो सकते हैं कैपिटल मार्केट, ये सारा का सारा एनसीईआरटी बता रखा है। वो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज एंड हमारा जो कैपिटल एलोकेशन है वो बड़ा प्रोडक्टिवली हमारा होना चाहिए, राइट। चलो जी, नेक्स्ट प्राइमरी मार्केट के कंपोनेंट्स क्या हैं। पहली बात तो फीचर्स पढ़ते हैं, सबसे पहले फीचर्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके कंपोनेंट्स, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, ये सारा का सारा कि पैसा उठाया कैसे जाता है, वो सारा का सारा हम 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। लेस देन 12-15 मिनट्स की क्लास होगी, इससे ज्यादा की क्लास इसके बाद नहीं होने वाली है। आई एम श्योर समझ आ रहा होगा। पानी पीते हैं फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो जी, हम थे कि मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं, इसको एक बार लिख लो आप। व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा। व्हाट आर द फीचर्स। चलो, the primary market is also known as the new issues market. It deals with the new securities being issued for the first time. इसका क्या मतलब है, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी अभी अभी रजिस्टर हुई, मेरी पहले कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, अब मेरी कंपनी क्या बन गई है, पब्लिक कंपनी। ध्यान रखना, मेरी कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब मेरी कंपनी बन गई है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब आई कैन आस्क पब्लिक टू इन्वेस्ट इनटू माय कंपनी। वो आपको इन्वेस्ट क्यों करेंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आप उनको एक प्रॉमिस कर रहे हो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है अब हमें, इस पूरे के पूरे प्राइमरी मार्केट के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम जाएंगे पब्लिक के पास और हम उनको अश्योरिटी देंगे कि आज अगर आप मेरी कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 10 रुपए का एक शेयर खरीद लेते हो, तो 1 साल बाद 2 साल बाद इस शेयर की वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। इन शॉर्ट, जो भी पैसा आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो 2 साल बाद वो डबल हो जाएगा। तो ये ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक। पब्लिक कहेगी, पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, जनता जिसको तुम बोलते हो, जनता कहेगी हाँ यार इसकी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब पहली बार, याद रखना, जब पहली बार मैं एज अ कंपनी पब्लिक के पास जा रहा हूं पैसा मांगने, तो तुम बोल सकते हो आई एम गोइंग फॉर द न्यू इश्यूज मार्केट। मैं न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स करने जा रहा हूं। न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब पहले मेरी कंपनी के शेयर्स बटे हुए नहीं थे, कि इतने नहीं थे कि मैं अपने शेयर्स पब्लिक में बेच पाऊं, बट मैंने अपने कंपनी के जो कैपिटल है उनको शेयर्स में डिवाइड करा। हमेशा जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, मतलब टोटल कैपिटल क्या है वो ऐसे शेयर्स में डिवाइड हो गई, वो शेयर्स में डिवाइड होगी। अब मैंने पब्लिक को न्योता दे दिया है, इन्विटेशन दे दिया कि हाँ आप आ सकते हो और मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यू इश्यूज मार्केट, कि तुमने न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स किया। न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स विल बी परचेज बाय द कंपनी, राइट, सॉरी, न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स विल बी परचेज बाय द पब्लिक। और उनको रोल आउट कौन करता है, न्यू इश्यू करता कौन है, कंपनी करती है, खरीदता कौन है, पब्लिक। इस केस में इन्वेस्टमेंट हमेशा पब्लिक कर रही है और पैसा ले कौन रहा है, कंपनी ले रही है। अभी बताया ना, मनी सीकर्स आर कंपनीज, मनी गिवर्स और मनी इन्वेस्टर्स दे आर पब्लिक। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज। हमेशा हमने बताया कैपिटल जब नए शेयर्स में बांटी जा रही है तो उनको बोलने वाले हैं न्यू सिक्योरिटीज। कंपनी फर्स्ट टाइम ही पैसा उठा रही है, इसलिए बोलते हैं न्यू सिक्योरिटीज आई है मार्केट में। उसके बाद जब कंपनी ने पहला पैसा उठाया, उसके बाद जब वो ट्रेड होने लग गया, ठीक है सर 10 रुपए का शेयर खरीद लिया किसी ने, अब वो हमारा शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता, तो उस इंसान ने किसी और इंसान को 10 रुपए का शेयर दोबारा बेच दिया। तो न्यू सिक्योरिटीज एक ही बार इशू होती है, उसके बाद सिक्योरिटी जब इशू होगी अब तो वो मार्केट में घूम रही है, अपने आप ट्रेड होती रह रही है, कंपनी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कंपनी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब तुम्हें समझ आएगा, अभी समझते रहो उसको क्या बोल रहा हूं। द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट आर बैंक्स। अब इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, मतलब इन्वेस्टर्स मतलब कौन कौन शेयर खरीद सकता है, कौन कौन, यहां पे ये कौन कौन कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। कंपनी के शेयर्स बैंक्स भी खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं। इसमें ये तो फैक्चुअल बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, फैक्चुअल बात है। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल, बताया ना कैपिटल रेज कर रही है। अरे जब पब्लिक किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी के लिए वो चीज क्या है, कंपनी को क्या मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है कैपिटल। भाई साहब कंपनी को मिल रहा है कैपिटल। कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। अब वो क्या मेथड है, हमने शेयर्स तो एक जनरल टर्म बोल दिया, बट शेयर्स के भी मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ये सारा का सारा उठा सकती है। अब तुम याद रखना प्राइमरी मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या, इक्विटी नहीं है, ये शेयर्स नहीं है, उनमें डेप्ट भी आता है। कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी गई,
एक कंपनी गई बैंक के पास पैसा मांगने, वो क्या है, वो लोन ले रही है, तो वो किस में इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा भैया प्राइमरी मार्केट में। सिमिलरली कंपनी गई पब्लिक के पास और उन्होंने कहा आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी मिल सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी मिल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी गई पब्लिक के पास, इस केस में हमारे इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है थ्रू विच द मनी कैन बी रेज्ड, राइट। अब हम आने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। इस केस में आप तुम बोलोगे फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटेशन ये है कि पैसा उठाए कैसे। जैसे मैंने तुम्हें बोला यहां पे कि रियलिटी में दीज आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्लोटेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्लोटेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्लोटेशन, कि कंपनी पैसा उठाए कैसे, किस मीडियम से, क्या प्रूफ है। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान तुम्हें पैसे दे के गया और वो तुम्हारा फ्रेंड है, उसने कहा कि लाओ यार मैंने तेरे को पैसे दे दिए, तू मेरे को 10 दिन बाद दे दियो, कि भाई मेरे पास अभी घर पे जगह नहीं हो रही और मेरे घर पे रेड पड़ने वाली है, तू ये अपने पैसे अपने पास रख ले। तो तुम भी अच्छे फ्रेंड हो, तुमने कहा हाँ दे दे कोई बात नहीं, पैसे देते। अरे पर 10 दिन बाद वो आएगा पैसे मांगने, तुम बोल सकते हो क्या प्रूफ है तूने मुझे पैसे दिए थे। म्यूचुअल ट्रस्ट में तो तुम बोल सकते हो हाँ यार मैं फ्रेंड हूं इसका, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये ले तू तेरे पैसे वापस। बस अगर किसी को फ्रॉड करना हो, डिसीट करना हो, वो बोल सकता है। व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ क्या है, डॉक्यूमेंट कहीं हमने साइन किया था क्या तूने मेरे को पैसे दिए, नहीं साइन किया, मेरे हिसाब से तो तू मेरे घर आया नहीं था, जो तूने मुझे पैसे दिए वो तो मेरे खुद के पैसे हैं, तुम ऐसा बोल सकते हो। इसके लिए रियलिटी में अब देखा जाए तो मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उठा लिए, पर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, मैंने कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा कोई साइन नहीं किया, कहीं साइन नहीं किया, कहीं अग्रीमेंट साइन नहीं किया कि हाँ इसने मेरे को पैसे दे रखे ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्लोटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं प्रूफ तो हमारे पास। आप कोई बोलेगा सर शेयर्स कैसे आते हैं, शेयर्स बताऊं कैसे आता है। शेयर्स एक डॉक्यूमेंट होता है कि एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है, उसके ऊपर कंपनी की सील लगी होती है कि हाँ सो एंड सो गोकुल छावड़ा इज द मालिक ऑफ दिस मच शेयर्स ऑफ दिस कंपनी परचेज्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर एंड सो एंड सो। तो ये क्या है, शेयर्स का मतलब ये नहीं कि भाई कोई तुम्हारे पास कोई शेयर, कोई ये जैसे पेन ये एक शेयर हो गया, ऐसे कोई शेयर आ रहा है, नहीं, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं। हमने कभी सीरियल में देखा होगा शेयर्स का मतलब कुछ चीज आ रही होती है, नहीं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, उस पर लिखा होता है, कंपनी की सील बताती है कि हाँ आप ऑफिशियली हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्लोटेशन। इससे मालूम होता है, इससे वेरीफाई होता है कि यस कंपनी ने इस स्टेक होल्डर से, इस बंदे से, इस पब्लिक से, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से पैसा उठा रखा है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मैंने तुम्हें बता दिया कि कंपनी पैसा उठाएगी कैसे, क्या क्या मेथड से कंपनी पैसा उठा सकती है, पैसा कैसे उठा सकती है। हमने समझ लिया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्लोटेशन, क्या प्रूफ है कि पैसा उठाया है। अब मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन की कैसे कैसे उठा सकती है तो समझ लो। सबसे पहला है फ्लोटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, सॉरी सबसे पहला है, अब हम बात करते हैं, बोल रहे अब इसको दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीपल वीडियोस भी निकाल देंगे कि भाई अलग अलग सेपरेट सेपरेट तुम्हें पता लग जाए कि जब आए तुम्हारे पास चांस तुम इसको बस डायरेक्टली पढ़ के चले जाओ। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन में हम बात करने वाले हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस की। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भैया तुम कैसे बताने वाले हो पब्लिक को कि भैया तुम्हें पैसे की जरूरत है। किसी महान आदमी ने कहा until and unless you ask something the answer is always no। जब तक तुम किसी से कुछ पूछोगे नहीं तब तक वो रिप्लाई कैसे करेगा, एंड नो रिप्लाई मींस नो। जब तुम्हें किसी चीज की परमिशन चाहिए, किसी चीज को तुम्हें ऑफर करना है, तो तुम्हें बताना पड़ता है कि सर हमारे अंदर ये खूबी है। तुम्हारी कंपनी के अंदर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, दुनिया में ऑलमोस्ट 10,000 प्लस कंपनीज है, 10,000 प्लस कंपनीज है, इससे भी ज्यादा नंबर है, प्लस बोल रहा हूं, 10,000 प्लस कंपनीज है। पूरी जनता सिर्फ तुम्हारी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगी, तो तुम उनको रीजन देते हो थ्रू प्रोस्पेक्टस। यू ऑफर देम दैट वी आर ओपन टू एक्सेप्ट योर कैपिटल, इन रिटर्न हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे, और ये रहा हमारा प्रोस्पेक्टस। तुम देखना जब तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन होगा ना, तो कॉलेज भी अपना प्रोस्पेक्टस देता है कि हमारे कॉलेज की यही अचीवमेंट्स है, इतना प्लेग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने आज तक इतने सारे टॉपर्स निकाल रखे हैं, फिर हमारी कंपनी की प्लेसमेंट्स कैसी है, हमारी कॉलेज में जितनी भी कंपनी आती है उनकी प्लेसमेंट्स कैसी है। सिमिलरली एक जो हमारी कंपनी होती है वो भी प्रोस्पेक्टस निकाल दी है जस्ट टू इनवाइट पब्लिक, just to give them a lucrative option, just to show them
कि हाँ भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना भी एक ल्यूक्रेटिव, एक बहुत ही ब्राइट ऑप्शन है। दिस इन्वॉल्व्स, तो यार यहाँ पे हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। जब भी पब्लिक शेयर खरीदती है हम बोलते हैं दे हैव सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स। जैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आप क्या बन जाओगे, यू आर सब्सक्राइबर्स ऑफ आवर चैनल। सिमिलरली द पब्लिक बिकम्स सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और वो सारे के सारे पब्लिक को थ्रू ऑफिस, थ्रू ऑफिशियल गैजेट या कोई भी मैगजीन के थ्रू, बड़ी बड़ी मैगजीन होती है जैसे बिजनेस वर्ल्ड, एक मैगजीन है बीडब्ल्यू बोलते हैं इसको, बिजनेस वर्ल्ड, वो एक एमडीए एलएम है, मेरे खुद कॉलेज के एलएम है, उन्होंने प्रोड्यूस कर रखी है, बहुत अच्छा नाम, अनुराग बत्रा है उनका नाम, बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर है एंड बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी। अब जो भी बिजनेस वर्ल्ड परचेज कर रहे हैं, पहली बात तो लेजिटिमेट पीपल है, वो वर्दी पीपल है, नोटेड पीपल है, पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान है, उनको अच्छा ज्ञान है इन्वेस्टमेंट का, तो वो तुम्हारा प्रोस्पेक्टस देखती है और कहती है हाँ यार मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो, वो कहती है मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली अ प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील, बता रखा है फिर मीनिंग क्या है, हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इट मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में भी हो सकता है, ऑफिशियल गैजेट में भी हो सकता है। द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस हैव टू बी इन अकॉर्डेंस। अब यार ये नहीं कि मैं अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ भी डाल दूं और बोल दूं हाँ मेरी पब्लिक में, बस यार पब्लिक इसी तरह इन्वेस्ट कर दे, मैं तो उनको चोरी में कुछ भी चिपका दूंगा, मैं तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी डाल दूंगा, मैं बोल दूंगा मेरी वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है, इंडिया में हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी कंटेंट होता है प्रोस्पेक्टस का, जो भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, लॉन्च कर रही है, उसको यह सारा का सारा कंटेंट जो प्रोस्पेक्टस में लिखा जा रहा है उनको वेरीफाई करवाना है इन द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वो फॉर्मलाइज होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये यार एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है कि भाई जो कंटेंट लिख रखा है प्रोस्पेक्टस में वो फ्रॉड तो नहीं है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रू तो है। तो ये सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, ये सारा का सारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। सेबी और कंपनीज एक्ट हमें रेगुलेट करते हैं कि प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, फेयर और जेन्युइन होनी चाहिए। परफेक्ट, सही है, यही था सारा का सारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। राइट, अब हम मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, हमने ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस, राइट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑफर फ्रॉम फॉर सेल क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक प्राइवेट प्लेसमेंट। ये दोनों टॉपिक्स इस पूरी वीडियो में हम खत्म करेंगे। ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, पहले हमने ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस पढ़ा था जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और वो पब्लिक को बता रही है आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। प्रोस्पेक्टस की गाइडलाइंस, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट एक गाइडेड कंटेंट होता है, वो कंटेंट फेक नहीं हो सकता, ऑथेंटिक होना चाहिए। वो कौन रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है और सेबी रेगुलेट करता है। ये तो हो गई पहले की रिवीजन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन दिस केस सारा का सारा जो कंपनी के शेयर्स हैं, भाई कंपनी ने अपने शेयर्स बनाए और वो सारे किसको बेच दिए, कंपनी सेल सिक्योरिटीज एट एन अग्रीड प्राइस टू ब्रोकर्स। शेयर सारे के सारे एट एन अग्रीड प्राइस टू ब्रोकर्स, ब्रोकर्स को बेच दिए, who in turn resell them to the investing public। अब यार इस केस में जो आपका ऑफर फॉर सेल है ना, ऑफर फॉर सेल एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। बहुत बार क्या होता है, आपने बहुत ही रिस्क लेके आईपीओ निकाल दिया। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने इनिशियली बोल दिया पब्लिक को कि हाँ हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हमारे शेयर्स आप परचेज कर लीजिए। मान लो कोई टर्न अप ही नहीं हुआ, तुम मानो कि यार तुम्हें अपनी कंपनी में बहुत भरोसा था। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो आईपीओ निकालती है, उनके आईपीओ फोल्ड ही नहीं होते, पब्लिक उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाह रही, या तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग कम की है या पब्लिक की नजरों में उनकी इमेज जो है, पब्लिक इमेज उस कंपनी की इतनी अच्छी नहीं है, कोई ना कोई XYZ रीजन हो सकता है। तो इस केस में इस पूरे के पूरे रिस्क फैक्टर को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, वो ब्रोकर्स को सेल कर देती है एट एन अग्रीड प्राइस। इस पेस पे, इस पूरे के पूरे केस पे आपका जो प्राइस होता है वो अग्रीड होता है, वो सेट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ब्रोकर्स आगे सेलर्स को बेचते हैं, ब्रोकर्स आगे रीसेल कर सकते हैं, किसको, इन्वेस्टिंग पब्लिक को। जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, ब्रोकर्स उनको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। सादा का सारा ये बात है। अगर कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास जा भी रहे हैं बट डायरेक्टली नहीं जा रहे, ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, ऑफर फॉर सेल का मतलब सारा का सारा इतना है, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। देखो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो हर किसी का कॉमन फंक्शन है। इस केस में कर हम सिक्योरिटीज ही अलॉट रहे हैं, पर हमने ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में हम डायरेक्टली पब्लिक के पास जा रहे हैं,
ऑफर फॉर सेल में हम पहले ब्रोकर्स को सेल कर रहे हैं, ब्रोकर्स आगे रीसेल कर रहे हैं इन्वेस्टिंग पब्लिक को, उसके बारे में हमें जानना ही थी, हमने तो ब्रोकर्स को सेल कर लिया, हमारे पास पैसा आ गया, बात खत्म। अब एक तीसरा मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो विदाउट गोइंग टू द पब्लिक। ध्यान से पढ़ना, इट इज एलोकेशन, इट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यार ये ना सीक्रेटिवली होता है, सीक्रेटिवली होता है मतलब जनरल पब्लिक को सीक्रेटिवली होता है, सीक्रेटली होता है। इसका मतलब जेन्युइन, इसका मतलब जनरल पब्लिक को ना पता नहीं है कि ऐसा भी कोई पब्लिक, बताता हूं इसका मतलब, जो सॉरी सीक्रेटली होता है, इसका मतलब जनरल पब्लिक को पता नहीं है कि ऐसा कोई कंपनी अपना शेयर्स बेचना चाह रही है, क्योंकि कंपनी शेयर्स तो बेचना चाह रही है बट वो सारी की सारी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रही, वो कुछ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को इनवाइट कर रही है। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू में मैंने आपको बताया काफी एडवर्टाइजिंग की जरूरत है, थोड़ा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। कितना पैसा आप पैसा उठाने में स्पेंड करते हो, ये भी एक आयरनी है। आपको पैसा स्पेंड करना पड़ता है पैसा उठाने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट लगी आपको ये फंड्स अरेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब भाई किसी कंपनी के यार औकात में नहीं है, कंपनी की इतना फंड ही नहीं है कि उसको फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़े, उसको नहीं है यार, उसको नहीं करनी है फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर, और उसको कहना कि नहीं यार हम फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करने के हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम सीक्रेटली अपने इंडिविजुअल्स को, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि हमारे जो शेयर्स हैं वो क्विकली सेल हो पाए और जल्दी से उनका रिटर्न भी हमें मिल पाए, राइट। तो ये क्या बोल रखा है, ये सारा का सारा कैपिटल रेज करने का, मोर क्विकली रेज होते हैं और इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम लगती है। एक्सेस टू प्राइमरी मार्केट कैन बी एक्सपेंसिव, दस दिस ऑप्शन इज प्रेफरेबल। बताया ना, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट में आपका फ्लोटेशन कॉस्ट लगने वाली है, इसकी वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत ही एक लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाता है। इसी के साथ हमारे ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म होते हैं, राइट। ठीक है, लास्ट आज टॉपिक पे हम आ गए हैं। ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक होता है राइट्स इशू और एक होता है ईआईपीओ। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा ये जो हम कर रहे हैं पार्ट, ये खत्म हो जाएगा। ई राइट्स इशू क्या है? दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। राइट्स इशू का मतलब ये है, तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स दे रहे हो। क्या राइट दे रहे हो? कि हां हमारे नए शेयर्स आए हैं, आप उनको भी खरीद सकते हो। यू आर गिविंग अ प्रिविलेज, यू आर गिविंग अ राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ शेयर्स। पहले मान लो तुमने सिर्फ 10,000 शेयर निकाले, अब 10,000 शेयर, लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, 10,000 शेयर तुम्हारे 5 इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए। अब वो इन्वेस्टर्स कौन है तुम्हारे? वो इन्वेस्टर्स तुम्हारे करंट स्लैश एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब तुमने इन फाइव इन्वेस्टर्स को बता दिया, हाँ सर देखो हम प्लान कर रहे हैं, प्री इंफॉर्मेशन दे दी, वी आर प्लानिंग कि हम अपनी कंपनी का न्यू इशू ऑफ शेयर्स करें। पहले 10,000 शेयर्स थे, अब 20,000 होने वाले हैं। 10,000 तो आपके पास सही, क्या आप रेस्ट के 10,000 लेने में भी इंटरेस्टेड हैं? तो यार इन 5 इन्वेस्टर्स के पास, इन शॉर्ट इन 5 करंट सब्सक्राइबर्स के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उनको कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता है और वो कंपनी के साथ कुछ ऐसी डील कर सकते हैं कि यार ये जो रेस्ट के 10,000 है वो भी इन 5 एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को ही मिल जाए या 5 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिल जाए। तो यार ये एक प्रिविलेज है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, ताकि वो न्यू इशू ऑफ शेयर्स को भी सब्सक्राइब कर सके अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। इस केस में राइट्स इशू इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्री इंफॉर्मेशन होती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एडवांटेज है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का या ना करने का। सेकंड, एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए करंट इन्वेस्टर्स को प्रिविलेज दिया जाता है, देखो यार हमारी कंपनी ये एक्सपैंड करना चाह रही है और आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आप हमारी कंपनी के मालिक हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट हमारी कंपनी के डिसीजन में बहुत मैटर करता है। तो वो जो डिग्निटी होती है ना, वो शेयर होल्डर्स की इंक्रीज करने के लिए होता है। और राइट्स इशू एक और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये प्ले करता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है हाँ यार हम नए बंदों के पास क्यों जाएं? ऐसा होता है ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 इन्वेस्टर्स हैं, अब तुम्हें और इन्वेस्टमेंट उठानी है, तो तुम पहले 5 इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं पहले उनको ही पूछते हो सर हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या आप हमारी कंपनी के और शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं? तो कंपनी के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेटर है, कंपनी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास भी जा सकती है। आई एम श्योर राइट इशू समझ आ गया होगा।
और लास्ट है ईआईपीओ। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। और आपके बोर्ड्स में 100% आने के चांसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में 100% आने के। ईआईपीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा होगा आपके पास ये वाला क्वेश्चन। ईआईपीओ का पहली बात तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक लिखते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात कर रहे हैं। अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल। पहली बात तो इनिशियल पब्लिक ऑफर अभी तक आपको समझ आ गया होगा भैया, पहली बार कंपनी जा रही है पब्लिक के पास पैसा मांगने, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको तुम ऐसे टर्म को ब्रेक करो तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, तुम्हें बेटर, कभी भूलोगे नहीं तुम यार, इसमें बंदे भूल जाते हैं। आई फॉर इनिशियल, मतलब कंपनी इनिशियल मतलब सबसे पहले, मतलब पहली बार मोहब्बत की है वो वाला बात, कि भाई हाँ सबसे पहली बार मोहब्बत है, मतलब पहली बार जा रहे हैं, इनिशियल ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं। पब्लिक के पास जा तो रहे हैं बट उनको कुछ क्या कर रहे हैं भैया, पब्लिक के साथ हम एक ऑफर रख रहे हैं, पब्लिक के सामने एक हम ऑफर रख रहे हैं कि पब्लिक हमारे शेयर्स बाय कर लो, हमारे शेयर्स बाय कर लो। जब सबसे पहले कंपनी जाती है पब्लिक के पास और कंपनी को ऑफर देती है कि हाँ हमने अपने कैपिटल शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं आईपीओ। अरे बस आईपीओ जब डिजिटल फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। तो ई आईपीओ का सारा सारा सीन ये है। इसकी 2-4 कंडीशन है, वो एक बार पढ़ लो, मजा आ जाएगा। 2 कंडीशन है, ज्यादा नहीं है। अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन, बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स करनी है, अगर आपको मार्केट में एंटर करना है, जिस भी कंट्री के अंदर आपकी कंपनी सेटल्ड है उसको उसके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। तो आपको पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम में अपने आपको रजिस्टर करना है और स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम से परमिशन लेनी है। सेबी के गाइडेंस में अगर आपकी कंपनी पब्लिक के पास जा रही है शेयर्स खरीद पैसे मांगने, इन रिटर्न आप पब्लिक को शेयर्स दे रहे हो, तो आपको पहली बात तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज दोनों की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाके आपका ऑनलाइन आईपीओ या ई आईपीओ होने वाला है। ऑनलाइन सेटलमेंट हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आपके शेयर्स सेल और बाय ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। द फॉलोइंग 2 कंडीशंस, इस केस में आपका 2 कंडीशन बहुत मैंडेटरी है, इन 2 कंडीशन को प्लीज पढ़ो। ये 2 कंडीशन आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, आपको पढ़ के जाना है, आपके एनसीईआरटी का पार्ट है और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहला, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द कंपनी। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, जो भी आपको ब्रोकर हायर करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। अरे भैया कोई आया, मैं एक जनरल पब्लिक हूं, मुझे एक कंपनी के अंदर, यहां पे मान लो रिलायंस मान लो, मुझे एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं सीधा कंपनी को फोन नहीं करता, हाँ भाई कितने गए तेरे शेयर्स ना, मैं स्टॉक मार्केट पे देखता हूं प्राइस, मैं एक ब्रोकर को कॉल करूंगा और कहूंगा सर रिलायंस के शेयर्स अवेलेबल हैं क्या। फिर ये ब्रोकर कौन होगा, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड एक ब्रोकर होगा, वो बताएगा हाँ सर रिलायंस के शेयर्स अवेलेबल हैं, आप खरीद सकते हो। खरीदेंगे कैसे, हम सारा का सारा पैसा ब्रोकर को ट्रांसफर करेंगे। तो इन शॉर्ट कंपनी एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करती है जो कि पब्लिक की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी और ये ब्रोकर ही कंपनी के साथ ऑर्डर प्लेस करेगा। हाँ सर, कंपनी को कहेगा देखो यार ऐसा है कि ये मेरे पास बंदे आए थे और ये आपकी कंपनी के 5,000 शेयर मांगना चाह रहे हैं, दे दे क्या। तो कंपनी कहेगी हाँ, पर ये सीधा कंपनी और पब्लिक डायरेक्टली डील नहीं करेगी, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू डील कर रही है। ये बात हमें होगी क्लियर। सेकंड, द इश्यूअर कंपनी, मतलब जो कंपनी पैसा मांग रही है, इश्यूअर कंपनी का मतलब पैसा मांग रही है, कंपनी जो पैसा मांग रही है शुड ऑल्सो अपॉइंट, इसको एक और बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। भैया देखो 2 बंदे अपॉइंट करने की जरूरत है, एक तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, हमें समझ आ गई, दूसरा इट शुड ऑल्सो अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू, रजिस्ट्रार एक अपॉइंट करने की जरूरत है टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज, एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करने की जरूरत है उस इशू का, एक रजिस्ट्रार के पास अपॉइंट करने की जरूरत है जिसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो विद द एक्सचेंज। कुछ नहीं, मतलब वो घर पे बैठे बैठे काम कर सके, उसके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा आईपीओ खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, राइट।
आज का यार पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। पार्ट 1 एंड्स हियर। आपका सॉरी पार्ट 1 नहीं है ये, दिस इज पार्ट 2। यार ये पार्ट 2 खत्म हो रहा है हमारा। पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट हमने खत्म कर दिया है, प्राइमरी मार्केट ए टू जेड खत्म कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाला है सेकेंडरी मार्केट की और स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज के नोट भी हमने रोल आउट करने शुरू कर दिए हैं, आर अवेलेबल ऑन लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां पे मिल रहे होंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के नोट्स रोल आउट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, राइट। ऑल क्लासेस सारे के सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आ रही होंगी। लाइव क्विजेस आपको वहां पे मिलते हैं, प्लस ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। अब भैया हमने एक बात बताऊं, चैप्टर 9 इससे पहले जो चैप्टर था ना उसके अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9 पार्ट्स दिए थे, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आपको कहां मिलने वाले सर, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे जाओ, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, वहां भी आप जा सकते हो। पर भैया मेरे बोर्ड्स है, मुझे प्लेलिस्ट से YouTube पे नहीं आना, YouTube भैया डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा। घबराओ मत, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे जाओ, डिस्ट्रैक्शन फ्री आप वहां देख सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं कोई कुछ नहीं, बस वीडियो चलाओ, उसको अपने हिसाब से पेस भी कर सकते हो, ज्यादा एक्स्ट्रा मूव कर सकते हो, मतलब 2x स्पीड पे देख सकते हो, 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हो। अब जैसे इसके हमने दो पार्ट ले लिए, तो चैप्टर 10 के पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी एप्लीकेशन में रजिस्टर हो गए होंगे, आपके पास वहां पे अपीयर हो गए होंगे। जो भी हम YouTube पे लाइव सेशन ले रहे हैं आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स सारे के सारे नोट्स डाल दिए हैं, क्लास 12 के A to Z नोट्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो क्या कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे हमारे पास CBSE की अपडेट आ रही होती है, नोट्स आ रहे होते हैं, A to Z सारी सारी चीजें आ रही होंगी कि हमारी नोटिफिकेशंस क्या है क्लासेस की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कोई सिलेबस में और एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ CBSE की तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस सेशन को लाइक जरूर कर लेना। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।